मौर्यकालीन कला। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी तक मौर्य ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ जिसने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धति के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृदेवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। खंभे, मूर्तियां और शैलकृति वास्तुकला, मठों के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। तथापि इस काल विधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकेमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ हैं जिनमें उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी और जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। सभी शीर्षाकृतियां हृदय पुष्ट है और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तर आज भी सुरक्षित हैं और बिहार में बसराह, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश के सनकीसा और सारनाथ में देखे जा सकते हैं। चित्र में सजावटी कमल सहित स्तंभ एवं शीर्ष दिखाई गई है। ये सजावट करके चित्र को प्रदर्शित किया गया है। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारी राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दौड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तक का मानक प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद है जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता तथा का पता चलता है और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पालिश की हुई यानी चिकनी है। इनके चेहरों पर प्राकृतिक
विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। याक्षणी की प्रतिमा एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुसंगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माण मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण है, संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी पकी मिट्टी से बनी आकृतियों और इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टानों को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन लय परखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण है। बिहार में 12 बार की पहाड़ियों में शैलाकृत गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है, जिसे लोसम ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्र के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविकी पथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस कला का एक अगला अकेला उदाहरण है, मगर परिवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले जिससे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाती रही। यह जान लेना जरूरी होगा कि चित्र में दिखाई गई है ये दृश्य यक्ष परखम का दृश्य है को प्रदर्शित किया गया है। स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों रेलिक्स पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगिरी, वैशाली, वेतद्वीप और पावा, नेपाल में कपिलवस्तु, ललकप्पा और रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलीवान में स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गंधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों और जैन के मठियों संकुलों परिसर के भाग, लेकिन इन में से अधिकांश भवन प्रतिष्ठानों बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराठ स्थल पर स्थित स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, अशोक के शासन काल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीजें भी लगा दी गई। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनसे बौद्ध धर्म को लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और इसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेख साक्ष्य मिले जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे। कई स्थानों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारी श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडनो गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर उत्कीर्ण, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थानों का भी उल्लेख करवाते थे। चित्र में प्रदर्शित किया गया है ये अलग अलग हाथी, धौली, लोमस ऋषि गुफा द्वार दोनों दिखाई गई हैं। चित्र में शीर्ष
सिंह शीर्ष सारनाथ का दृश्य प्रदर्शित किया गया। ये सिंह 4 शेरों वाला दहाड़ता हुआ दिखाया गया है। बनारसी के निकट सारनाथ में लगी लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लायन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव भाग थे। स्तंभ सेप्ट जो अब कई भागों में टूट चुका है, एक कमल घाटी का आधार, उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणवर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। चौथा 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां और 5वां एक सर्वोपरितल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को उपरी चक्र और कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये 4 आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस है। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरों पर पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की पर यस्थान रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख्य का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। आयाल केसर की रेखाएं तीखी है और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पालिश किया हुआ बनाया गया है जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली आयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझ पर पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक एबकस पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें 4 दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 ओर हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धम्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफी विस्तृत है। उनकी मुद्राएं शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती हैं। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृतियों पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई हैं। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है पर वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परिवर्ती कला में भी जारी रहा। चित्र में ये सिंह शीर्ष जो 4 बाघों के दृश्य से 4 बैठे हुए बाघों के 3 स्टेप दिखाए गए। नीचे ये घोड़े और हाथी के निशान विषय में चक्र दिखाया गया है। नीचे ये बैठने की जगह वाली याछड़ी दीदारगंज का दृश्य याछड़ी के दृश्य को प्रदर्शित किया गया है जो हाथ में पकड़ के रखी हुई है। दिखाई गई चित्र में याछड़ी के दृश्य को दिखाया गया। हाथ में चमार चौरी पकड़े खड़ी याछड़ी जो आदम कद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पालिश की हुई है, चिकनी है। याछड़ी को दाहिनी हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल कठिली काया के प्रति
दृष्टिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कोपल गोल गोल और मसाल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। याछड़ी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है, जो कुछ प्रदर्शित प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए है और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ में बंधी है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। परिवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और एक चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये भाग हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता किया गया है। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वारा भी जोड़े गए हैं। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफी गुंजाइश होती है और वे उनमें यथावश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। स्तूप आराधना भर भूत का दृश्य दिखाया गया है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक या कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों के परिक्रमा पथ को पथों और तोरण द्वारों पर चिन्हित की गई। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षिप्त आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता था। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, बुद्धत्व प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया हुए है, मुख्य रूप से छंदत जातक, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, शिवी जातक, बेंस्तर जातक और सम जातक से है चित्र प्रदर्शित की गई।